स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिथिला नरेश की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे वे मनमौजी होते जा रहे थे। कई बार तो दरबारी उनके व्यवहार से चकित हो जाते और आपस में बतियाते कि महाराज तो इन दिनों सनकी होते जा रहे हैं। जब देखो तब बेतुकी बातें करने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही मिथिला नरेश दरबार में बहक गए और दरबारियों से पूछा, आप में से कोई बता सकता है कि संसार का सबसे कृतज्ञ प्राणी कौन है? दरबारी अटकलें लगाने लगे। एक ने कहा, शेर महाराज, शेर। शेर से बड़ा कृतज्ञ प्राणी भला कौन होगा? बड़े से बड़ा जानवर उससे घबराता है। खरगोश हो या हाथी, सबको छटकर जाता है। एक बार पेट भर जाए तो 15 दिनों तक हिलता डुलता नहीं, अघाया हुआ पड़ा रहता है। दूसरे ने कहा, अरे महाराज, यही आदत तो बाघ, चीता, तेंदुआ आदि में भी है। आखिर यह कैसे तय होगा कि इनमें से कौन कृतज्ञ है? तीसरे ने कहा, महाराज, सबसे कृतज्ञ प्राणी लकड़बग्घा होता है। शरीर से कुछ और, सिर से कुछ और दिखता है। छोटे जीवों और कमजोर बच्चों को अपना आहार बनाता है। मतलब ये कि दरबार में बदकही का दौर चला तो चलता ही रहा। गोनू झा इन बातों में रुचि नहीं ले रहे थे। उन्हें अनमना देखकर महाराज ने उनसे कहा, क्या बात है पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? आप भी कुछ बताइए। गोनू झा ने महाराज से विनीत स्वरों में कहा, महाराज, मैं आज नहीं कल बताऊंगा कि संसार का सबसे कृतज्ञ प्राणी कौन होता है। फिर महाराज से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। दरबार के समापन के बाद गोनू झा अपने घर आए। उन दिनों उनके घर एक संबंधी आया हुआ था। दूर का संबंध था, वह भी दामाद का। गोनू झा ने उससे कहा, मेहमान, कल दरबार चलना। इतने दिन हुए तुम्हें आए, कहीं कुछ देखा नहीं ना? मैंने तुम्हें दिखाया, कल तुम्हें दरबार ले चलूंगा, वहां कामकाज देखना। शाम को तुम्हें महाराज की फुलवारी दिखाने ले चलूंगा। तरह तरह के फूल हैं वहां, बहुत ही सुंदर फव्वारा है। उद्यान ऐसा जैसा आसपास किसी राज्य में नहीं है। एक बार यहाँ अंगदेश के महाराज आए थे तो अधिकांश समय उसी उद्यान में व्यतीत करते थे। उन्हें वहां इतनी शांति मिलती थी कि कहते थे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वापसी के समय फुलवारी में लगे तरह तरह के फूलों के बीज अपने साथ लेते गए। देखोगे तो मन हर्षित होगा। दूसरे दिन उनका दामाद बन ठन कर तैयार हुआ। उसने रेशमी धवल वस्त्र धारण किए। युवा और आकर्षक तो वह था ही। गोनू झा के साथ दरबार में पहुंचने के बाद उसने दरबार की शोभा देखी, अभिभूत हुआ। दरबार में जब महाराज आए तो उन्हें देखकर दरबारी समझ गए कि महाराज आज भी हास परिहास और बदकही में दिन गुजार देंगे। हुआ भी वैसा ही। देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। अचानक महाराज की नज़र गोनू झा पर पड़ी तो उन्हें स्मरण हो आया कि आज गोनू झा को बताना था कि संसार का सबसे कृतज्ञ प्राणी कौन है। महाराज ने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, आज तो आप बताएंगे कि संसार का सबसे कृतज्ञ प्राणी कौन है। गोनू झा अपने आसन से उठे और अपने दामाद की ओर इंगित करते हुए कहा, महाराज, यह युवक जो मेरे पास बैठा है मेरा दामाद है। संसार का सबसे कृतज्ञ प्राणी दामाद होता है। दामाद को उसका ससुर अपनी पुत्री सौंपता है। उसके साथ सौगात के रूप में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर तरह की वस्तु देता है। यथा सामर्थ्य धन भी देता है। मगर दामाद कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी इच्छा रहती है कि ससुराल से उसे और धन मिले। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आई कन्या ने उससे संबंध बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, सहेली, मित्र, सब कुछ। फिर भी दामाद तो दामाद है। उसकी लोलुप दृष्टि ससुराल के धन पर बनी रहती है। महाराज ने जब गोनू झा की बातें सुनी तो तैश में आ गए और बोले, सच कहते हैं पंडित जी, ऐसे प्राणी को कृतज्ञ तो क्या, कृतज्ञतम प्राणी कहेंगे। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, इस अधम प्राणी को कारागार में डाल दिया जाए। गोनू झा ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये ठीक है कि दामाद को मैंने कृतज्ञ कहा, लेकिन महाराज, हम सभी किसी न किसी के दामाद हैं। हम सब में
ये दुर्गुण मौजूद है। सोच के देखें महाराज, तो आपको मेरी बात ठीक लगेगी। हम सभी अपनी पत्नियों को अपनी जागीर समझते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि उसे भी अपने बचपन के दिनों की स्मृति हो आती होगी, उसका भी जी करता होगा अपने सगे संबंधियों से मिलने का। मैंने यह तो कहा नहीं कि मेरा दामाद ही कृतघ्न प्राणी है। दामाद जिसके हलक तक आ गए थे प्राण, और जो भरे दरबार में अपने को अपमानित हुआ महसूस कर रहा था, अब थोड़ा संयत हुआ। महाराज को भी बात समझ में आ गई। दरबार के समापन के बाद गोनू झा अपने दामाद को लेकर महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, मैं मेहमान को फुलवारी घुमाने लाया हूं। महाराज बोले, पंडित जी, आप इस तरह की औपचारिकताओं से ऊपर हैं, ये फुलवारी आपकी ही है। अरे, मैं तो भूल ही गया था आपका दामाद, मेरा भी तो कुछ होता है। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर गोनू झा के दामाद के गले में डाल दी और बोले, पुत्र, ये तो तुम्हारा अधिकार है, इसे धारण करो, इससे तुम कृतघ्न नहीं हो जाओगे। पंडित जी ने तो उस प्रथा पर चोट की है जिससे बेटी के बाप को अपना सब कुछ लुटाकर दामाद की लोलुपता की तुष्टि करनी पड़ती है। गोनू झा के दामाद ने जब महाराज के चरण छुए तब महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया। बाद में गोनू झा ने अपने दामाद को महाराज की फुलवारी घुमाई और अपने घर की ओर चल पड़े। उनका दामाद गदगद मन से गोनू झा के साथ चल रहा था। दूध से भागने वाली बिल्ली। मिथिला में एक बार चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना हराम हो गया। चूहे खेत खलिहान में उत्पात मचाते, धान की कोठियों में बिल बनाते, चौका में उछल कूद करते। राजमहल भी चूहों की आमद का शिकार हो गया था। एक रात चूहे ने महाराज की पगड़ी कुतर डाली और सुबह जब महाराज ने अपनी पगड़ी की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी दिन महाराज ने बड़ी तादाद में बिल्लियां मंगाईं। अपने राज्य के समस्त परिवार को एक एक बिल्ली पालने का हुक्म दिया। गरीब प्रजा इस फरमान के विरुद्ध खड़ी हो गई। दरबार में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। महाराज की चिंता का विषय था कि मिथिला के लोग मृदुभाषी होते हैं, विरोध या विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर बिल्ली पालने के राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर वे कैसे आमादा हो गए। निष्कर्ष निकला कि लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, ऐसे में वे बिल्ली पालने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे। मूल बात महाराज को भी समझ में आ गई और उन्होंने नया फरमान जारी किया कि जिन लोगों को बिल्लियां दी गई हैं वे उन बिल्लियों के लालन पालन के लिए राज्य गौशाला से एक एक गाय ले जाएं। प्रजा तक जब यह बात पहुंची तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज को प्रजावत्सल कहा जाने लगा। महाराज ने खुद अपनी देखरेख में गायों का वितरण किया। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे वे गाय की रस्सी थमाते यह निर्देश भी देते कि बिल्ली को दूध देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले साल राज्य में बिल्लियों की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिसकी बिल्ली बहुत मजबूत होगी, मोटी और सुंदर, उस व्यक्ति को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की बिल्ली कमजोर होगी उसे दंडित किया जाएगा। गोनू झा को भी बिल्ली दी गई थी। गोनू झा भी अपने साथ गाय लेकर घर पहुंचे। शाम को गाय दुहकर उन्होंने भरी बाल्टी अपनी पत्नी को थमाई और कहा कि एक कटोरा दूध खूब गर्म करके लाओ। पंडिताइन ने दूध उबालकर कटोरा में भरा और आंचल से कटोरा पकड़े हुए गोनू झा के पास आई और उनके पास कटोरा रख दिया। गोनू झा बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। दूध की गंध पाकर बिल्ली के बच्चे ने उनकी गोद से निकलने की कोशिश की। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे का सिर अपनी अंगुलियों से पकड़ लिया और बोले, दूध पियो। इतना कहकर उन्होंने बिल्ली के बच्चे का मुंह दूध से भरे कटोरे में सटा दिया। बिल्ली गर्म दूध होने के कारण छटपटाकर गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को पुचकारकर शांत किया और फिर दूध पियो कहकर उसका मुंह गर्म दूध में डुबोकर निकाल लिया। इस बार बिल्ली का बच्चा अपनी पूरी ताकत से गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पंजों से गोनू झा के हाथ में कई स्थानों पर खरोंचे भी आ गए। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक हफ्ते तक गोनू झा अपने ढंग से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए खूब गर्म दूध मंगाते और वही क्रिया दोहराते। स्थिति यह हो गई कि बिल्ली का बच्चा दूध शब्द सुनते ही डर कर दुबक जाता।
दूध की कटोरी पड़ी रहती, मगर उसकी ओर देखता तक नहीं। थोड़े ही दिनों में गोनू झा ने अपनी बिल्ली को चूहों के शिकार के लिए प्रेरित करना शुरू किया। स्थिति यह हुई कि चूहा देखते ही गोनू झा की बिल्ली उस पर झपट पड़ती और अपने पंजों में दबोचकर उसके साथ खिलवाड़ करती और अंततः उससे अपनी क्षुधापूर्ति करती। दूध की ओर जाना तो दूर, उसकी ओर देखना तक इस बिल्ली को गंवारा न था। गोनू झा रोज गाय का दूध पीते, दही खाते, मलाई खाते। दूध के तरह तरह के पकवान उनके घर में बनते रहते थे। दूसरी तरफ गांव के लोगों में होड़सी मची थी कि किसकी बिल्ली ज्यादा दमदार दिखती है। अपनी बिल्ली के साथ संवार में ये लोग जितना ध्यान दे रहे थे, कभी उतना ध्यान अपने बच्चों की परवरिश पर भी इन लोगों ने नहीं दिया था। गांव में प्रायः चर्चा होती रहती थी कि अमुक व्यक्ति की बिल्ली बहुत सुंदर है, अमुक की बिल्ली के म्याऊं बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, अमुक की बिल्ली बड़ी ढीठ है तो अमुक की बिल्ली बड़ी चप्पल है। लोग अपनी बिल्ली को नहला धुलाकर घंटों उसके रोंों को तरह तरह का उपक्रम करके चमकाने में लगे रहते। उनमें से कुछ तो अपनी बिल्ली को नहलाने के बाद कंघी करने में लगते। दूध को गाढ़ा होने तक उबाला जाता ताकि बिल्ली जो दूध पिए वह ज्यादा पौष्टिक हो। कहने का तात्पर्य यह कि लोग अपना कम और बिल्लियों का ख्याल ज्यादा रख रहे थे। ग्रामीणों में इस बात की खुशी थी कि गोनू झा की बिल्ली पिलपिल ही है, बीमार सी दिखती है। लोग फुसफुसाकर आपस में बातें भी करते थे कि गोनू झा खुद गाय का दूध पी जाते हैं, बिल्ली बेचारी तो इधर उधर मुंह मारकर गुजारा करती है। ग्रामीणों को विश्वास था कि इस बार गोनू झा इस बिल्ली वाले मसले पर जरूर राजदंड के भागी बनेंगे। इसी तरह एक साल बीत गया। एक दिन महाराज ने मुनादी करा दी कि शरद पूर्णिमा के दिन सभी ग्रामीण अपनी अपनी बिल्ली के साथ राज उद्यान में उपस्थित हों। देखते देखते शरद पूर्णिमा का दिन भी आ गया। राज उद्यान में ग्रामीण अपनी बिल्लियों के साथ उपस्थित हुए। महाराज ने ग्रामीणों के पास जाकर उनकी बिल्लियां देखीं, सहलाईं, प्यार किया और आगे बढ़ते गए। उन्हें प्रसन्नता हो रही थी कि उनके राज्य में अब बिल्लियों की कमी नहीं है। राज्य से चूहों का सफाया होना निश्चित है। गोनू झा सबसे अलग अपनी बिल्ली के साथ एक किनारे खड़े थे। जब महाराज उनके पास पहुंचे तो चौंक गए। अरे यह क्या पंडित जी, बिल्ली बीमार है क्या? उन्होंने गोनू झा से पूछा। नहीं महाराज, बिल्ली स्वस्थ है, मगर यह दूध नहीं पीती। गोनू झा का यह उत्तर सुनकर महाराज तैश में आ गए। तुरंत एक कटोरी दूध मंगाई। दूध देखते ही गोनू झा की बिल्ली गोनू झा की गोद से जबरन छटपटाकर निकली और छलांग लगाकर दूसरी ओर महाराज के बैठने के लिए रखे आसन के पास जाकर छुप गई। महाराज को विश्वास हो गया कि गोनू झा की बिल्ली दूध नहीं पीती। दूसरे ही क्षण गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, मेरी बिल्ली में वे तमाम गुण हैं जो एक बिल्ली में होने चाहिए। यह चूहे का शिकार करने में बहुत कुशल है, इतनी कुशल कि यहाँ उसके मुकाबले में कोई बिल्ली नहीं है। महाराज, मेरी विनती है कि आप सभी सज्जनों से अपनी बिल्ली छोड़ देने के लिए कहें। मेरे पास एक पिंजड़े में कई चूहे बंद हैं, मैं उन्हें खोलता हूँ। महाराज ने सबको बिल्लियां छोड़ देने के लिए कहा। सबकी बिल्ली जमीन पर रखी गई। गोनू झा ने चूहेदानी का मुंह खोल दिया। सभी देखते रह गए। बिजली जैसी तेजी से गोनू झा की बिल्ली ने ताबड़ तोड़ सारे चूहे मार डाले। अन्य लोगों की बिल्लियां दूध से अघाई अपने स्थान पर अलसाई हुई पड़ी रहीं। गोनू झा ने कहा, महाराज, राज्य हित में यही है कि बिल्ली ऐसी हो जो चूहों को मार सके। महाराज गोनू झा के तर्क से प्रसन्न हो गए और उस वर्ष बिल्ली पालन का पारितोषिक गोनू झा को ही प्राप्त हुआ। अंधों की सूची में महाराज। गोनू झा के साथ एक दिन मिथिला नरेश अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने यूं ही गोनू झा से पूछा कि देखना और दृष्टि संपन्न होना एक ही बात है या अलग अलग अर्थ रखते हैं? गोनू झा में बातें करने की अद्भुत सूझ थी। उन्होंने कहा, महाराज, देखना एक क्रिया भर है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, किंतु दृष्टि में सूझ भी होती है जिससे भविष्य के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है। मिथिला नरेश को गोनू झा की बात पसंद आई। उन्होंने गोनू झा से फिर पूछा, मिथिला में दृष्टि संपन्न कितने लोग होंगे? गोनू झा ने तत्परता से कहा, महाराज, दृष्टिवान व्यक्ति विरल होते हैं, आसानी से मिलते कहाँ हैं। लेकिन महाराज का जिज्ञासु भाव बना रहा। उन्होंने पूछा, फिर भी
कुछ तो होंगे। गोनू झा ने महाराज से कहा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें तो मैं आपको ठीक ठीक बता सकूंगा कि मिथिला में दृष्टि संपन्न हैं भी या नहीं। महाराज शांत हो गए। दूसरे दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर गोनू झा के गांव वाले मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने एक अजीब माजरा देखा। उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ लोग एक व्यक्ति को घेरे खड़े हैं। वे घोड़े से उतरकर भीड़ में गए, यह देखने कि आखिर वहां हो क्या रहा है। भीड़ में शामिल होते ही उन्होंने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मार्ग अवरुद्ध क्यों है? तभी भीड़ के बीच में बैठे व्यक्ति ने उनसे कहा, अपना नाम बताओ। महाराज ने देखा, नाम बताने के लिए कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, गोनू झा है, जो सड़क के मध्य में एक खाट बुनने में लगे हैं और पास में ही एक कॉपी रखी है। जैसे ही उनसे कोई कुछ पूछता है, वैसे ही वे उससे उसका नाम पूछकर उस कॉपी में दर्ज कर लेते हैं। मिथिला नरेश को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर गोनू झा ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने गोनू झा से पूछ ही लिया, यह क्या पंडित जी, आप यहाँ इस हाल में बीच सड़क पर बैठकर ये क्या कर रहे हैं? उनकी ओर देखकर गोनू झा ने कॉपी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगे। महाराज ने फिर पूछा, अरे पंडित जी, कुछ तो बोलिए, ये क्या लिख रहे हैं? गोनू झा अपने स्थान से उठे और महाराज के कान में धीरे से फुसफुसाए, खाते में आपका नाम दर्ज कर रहा था। खाते में? किस तरह के खाते में? महाराज ने पूछा। गोनू झा बोले, आपने ही तो मिथिला के दृष्टि संपन्न लोगों की संख्या बताने को कहा है, तो मैंने अपने गांव से ही पड़ताल आरंभ कर दी है। जल्दी ही पूरे मिथिला का आंकड़ा तैयार हो जाएगा। महाराज ने जिज्ञासावश पूछा, आपने खाते में मेरा नाम दर्ज किया है, वह कैसा खाता है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। गोनू झा ने कहा, महाराज, यह खाता दृष्टिहीनों का है। इसमें उन्हीं लोगों का नाम शामिल है जिन्होंने मुझे खाट बुनते देखकर भी पूछा, आप क्या कर रहे हैं? और क्षमा करें महाराज, आप भी अपवाद नहीं हैं। महाराज को गोनू झा के कहने का अर्थ समझ में आ गया और उन्होंने गोनू झा से कहा, बस पंडित जी, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप यह खाता पोथी बंद करें और अपनी सामान्य दिनचर्या में लगें। महाराज की बातें सुनकर गोनू झा अनायास ही मुस्कुरा दिए। अथ श्री बैल कथा। अरे वाह पंडित जी, बहुत शानदार बैल ले जा रहे हैं, कितने में मिला? गोनू झा अभी पशु मेले से निकले ही थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा। गोनू झा ने उस व्यक्ति की ओर देखा किंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी अपने चेहरे पर औपचारिक मुस्कान लाकर बोले, बस संयोग से मिल गया, 10 रुपए में। अच्छा लगा सो ले लिया, जरूरत भी थी। आईसा, लेकिन पंडित जी, आपको बैल मिला बहुत शानदार, मगर एक ही क्यों? कम से कम एक जोड़ी बैल लेते। उस अजनबी ने गोनू झा से पूछा। गोनू झा भी उससे बात करते हुए चल रहे थे। अरे क्या बताएं भाई, मेरे पास एक जोड़ी बैल था। 10 दिन हुए एक बैल बीमार पड़ा, दवा दारू की मगर बचा नहीं पाया, मर गया। इसीलिए एक बैल की ज़रूरत थी, ठीक ठाक मिल गया इसलिए ले लिया। मेरे पास एक बैल इसी कद काठी का है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति अपनी राह चला गया। गोनू झा सोचते रहे कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन वे उस व्यक्ति को याद नहीं कर पाए। राज दरबार में होने के कारण गोनू झा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें जानने पहचानने वाले लोग भी बहुत थे। उन्होंने सोचा, छोड़ो, रहा होगा कोई। अभी वे कुछ दूर ही चल पाए थे कि रास्ते में एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने उन्हें कहा, पालागु महोपाध्याय जी। गोनू झा संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत शिक्षा की श्रेष्ठतम उपाधि महोपाध्याय से विभूषित थे। उन्होंने जब अपने लिए महोपाध्याय का संबोधन सुना तो वे चौंके। उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो एक झलक में ही पहचान गए। यह व्यक्ति उनके संस्कृत के आचार्य के यहाँ काम किया करता था। नाम था गोनूरा। गोनू झा ने उसका हालचाल पूछा। अंततः बातचीत पुनः बैल पर आ गई। गोनू झा ने पुनः बैल वृतांत सुनाकर उसकी जिज्ञासा शांत की। कुछ दूर चलकर गोनूरा भी गोनू झा से विदा लेकर अपने गांव की ओर मुड़ गया और अपने गांव तक पहुंचते पहुंचते गोनू झा को रास्ते में कम से कम 25 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनसे बैल के बारे में पूछा और जिन्हें गोनू झा ने बैल के मरने से लेकर बैल के खरीदे जाने तक का वृत्तांत कह सुनाया। अपने गांव में गोनू झा सड़क से गुजर रहे हों और उन्हें टोकने वाला न मिले,
ऐसा भला कैसे हो सकता था। अब गांव की राह में भी वही सिलसिला शुरू हो गया। बैल के बारे में हर 10-20 कदम पर गोनू झा से कोई न कोई पूछ ही देता कि पंडित जी, यह बैल कितने में खरीदा। गोनू झा घर पहुंचते पहुंचते इस प्रश्न से खींच से गए। उन्हें लगने लगा कि यदि उनकी झल्लाहट बढ़ी तो हो सकता है कि बैल के बारे में पूछने वाले की वे ऐसी की तैसी कर दें। गोनू झा विवेकी तो थे ही। घर पहुंचकर बथान में बैल को खूंटे से बांधा और उसे सानी पानी देकर सहला पुचकार कर अपने कमरे में गए। पंडिताइन यानी कि उनकी पत्नी और उनका भाई भोनू झा दोनों को बुलाकर उन्होंने कहा, पशु मेले में 10 रुपए में बैल खरीद कर लाया हूं। दूसरे बैल के जोड़ का बैल है, जाकर बथान में बैल देख लो और अब इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। थक गया हूं, अब आराम करूंगा। कहते कहते गोनू झा चौकी पर पसर गए। उन्होंने सोचा यदि कोई उपाय नहीं किया तो गांव का हर आदमी आकर बैल के बारे में पूछेगा ही। कोई बैल की नस्ल जानना चाहेगा तो कोई बैल की कीमत। कोई उन्हें बताएगा कि बैल की सानी में सरसों और तीसी की खली जरूर मिलाए, तो कोई कहेगा कि हफ्ते में एक बार बैल को पांव भर नमक चटाए। किसको वे बैल की कीमत और जाति बताते फिरेंगे और किस को बताएंगे कि किस कारण से बैल खरीदना पड़ा। किस से नसीहत लेते रहेंगे कि बैल को कैसे पाला जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है। फिर कुछ मन ही मन तय कर लेने के बाद वे चौकी से उठे, हाथ मुंह धोया। पंडिताइन ने उनके और भोनू झा के लिए भोजन परोस दिया। खा पीकर गोनू झा सो गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गोनू झा बैल को बथान से निकालकर गांव के बीच वाले हिस्से में ले गए और बैल को एक खेत में घुसा दिया, जहां बैल मस्ती में चरने लगा। गोनू झा खुद एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगे, दौड़ो भाइयों, जल्दी आओ, आओ गांव वालों, जल्दी आओ, खेत में बाघ घुसा है, जल्दी आओ। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, तलवार आदि लिए दौड़ते आए। उन लोगों ने देखा गोनू झा एक पेड़ पर चढ़े आवाज लगा रहे हैं। गोनू झा का चिल्लाना जारी था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि पेड़ के नीचे गांव के तमाम लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने चिल्लाना बंद किया। गांव वालों ने पूछा, कहाँ पंडित जी, कहाँ है बाघ? गोनू झा ने पेड़ से उतरकर गांव वालों को खेत में चर रहे बैल को दिखाया। वहां देखिए, दिखा आप लोगों को? गांव वाले बोले, नहीं पंडित जी, वहां तो बैल दिख रहा है, बाघ नहीं। हाँ ठीक दिख रहा है, बैल ही है, बाघ नहीं। और ये बैल मैंने कल 10 रुपए में खरीदा है। मेरे पास पहले एक जोड़ा बैल था, 10 दिन पहले उसमें से एक बैल मर गया, इसलिए मुझे ये बैल खरीदना पड़ा। अगर आप लोगों को बैल के बारे में कुछ और जानना समझना हो तो पूछ लीजिए। कल शाम से मैं 50 लोगों को जवाब देते देते आजिज आ चुका हूँ। और अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तब सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मैंने बैल खरीदा है। गांव के जिन लोगों को यह बात नहीं मालूम हो उन्हें भी आप लोग बता दीजिए, मगर मेरी विनती है कि अब मुझसे इस बैल के बारे में कुछ मत पूछिए। गांव वाले अपने अपने हरबा हथियार के साथ लौट गए। कहाँ तो वे आए थे बाघ का शिकार करने, कहाँ गोनू झा के बैल का दर्शन करके अपना सा मुंह लिए लौट रहे थे। गोनू झा अपनी मस्ती में मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने पूछा, इतने सवेरे कहाँ चले गए थे? गोनू झा ने खूंटे से बैल बांधते हुए कहा, गांव वालों को अश्री बैल कथा बांचने गया था, भाग्यवान। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराने लगे। बौराए भोनू का बचाव। भोनू झा गोनू झा के छोटे भाई थे। बड़े भाई के प्रति सम्मान भाव की कमी नहीं थी भोनू में, लेकिन उसे मलाल इस बात का था कि लोग जिस तरह गोनू झा को मानते और जानते हैं उस तरह उसे नहीं। जो आता है वह गोनू झा से मिलने, जो भी पूछता है गोनू झा के बारे में पूछता है। कोई यदि भोनू झा से बात भी करता तो उसमें भी कहीं न कहीं गोनू झा की चर्चा आ ही जाती है। भोनू झा को लगा कि गोनू झा को यह सम्मान महज इसलिए प्राप्त है कि गोनू महाराज के दरबार में जाते हैं और महाराज को विस्मयकारी और अद्भुत बातें बताते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही भोनू झा ने निश्चय किया कि वह भी अपनी बुद्धि के बूते मिथिला नरेश के दरबार में जगह बनाएगा। इस निश्चय के साथ ही वह तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा और एक दिन उसे कोई विचित्र सी बात सूझ ही गई। फिर क्या था?
भोनू झा की कल्पना की उड़ान उसके दिमाग को 7वें आसमान पर ले गई। उसने अपना सबसे कीमती कुर्ता और रेशमी धोती निकालकर पहने, करीने से बाल संवारे और मिथिला नरेश के दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने चेहरे पर तरह तरह की भंगिमाएं बनाता रहा, कुछ बुदबुदाता रहा, यानी वह रास्ते भर उस बात को दोहराता तिहराता रहा जिस बात को बताने वह मिथिला नरेश के पास जा रहा था। जब भोनू मिथिला नरेश के दरबार के पास पहुंचा तब उसे मुख्य द्वार पर ही प्रहरी ने रोक लिया। प्रहरी की इस गुस्ताखी पर भोनू आग बबूला हो गया। एक साधारण प्रहरी की यह मजाल कि उसे रोके, आखिर वह मिथिला नरेश के दरबार का भावी विदूषक है। प्रहरी से जिस समय भोनू झा दरबार में प्रवेश करने की हुज्जत कर रहा था उसी समय महाराज टहलते हुए उधर आए। जब महाराज ने सुना कि उनसे मिलने के लिए कोई आया है और मुख्य द्वार पर वह प्रहरी से उलझ रहा है, तब उन्होंने अपने संतरी को निर्देश दिया कि जाओ, प्रहरी को बोल दो कि जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है उसे दरबार लगते ही हाजिर करे। इस निर्देश के बाद प्रहरी ने भोनू झा को आगंतुक कक्ष में ले जाकर बैठा दिया। आधे घंटे के बाद दरबार लगा, तब भोनू झा को महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने भोनू झा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ। भोनू झा महाराज के सामने तनकर खड़े हुए और कहा, महाराज, मैं गोनू झा का भाई हूँ। मैं आपको एक अद्भुत जीव के बारे में जानकारी देने आया हूँ। भोनू झा के बोलने के अंदाज से ही महाराज ने समझ लिया कि इस व्यक्ति में शिष्टाचार एवं सामान्य ज्ञान का अभाव है। फिर भी उन्होंने भोनू झा से कहा, बताओ क्या जानकारी देना चाहते हो तुम। महाराज, अपनी आंखों को फैलाते हुए भोनू झा ने कहा, मानो कोई विस्मयकारक वस्तु उसके सामने हो और वह उसे देख रहा हो। मैं जब बाजार की ओर जा रहा था तब मैंने एक बहुत बड़ा खरगोश देखा। वह खरगोश कम से कम हाथी जितना बड़ा था। उसकी आंखें शेर जैसी और नाक हाथी के सूंड जैसा था। उस जीव के सिर पर कन्याओं जैसे कोमल बाल थे और उसकी आवाज़ कोयल जैसी थी। महाराज समझ गए कि यह मूढ़ उनके सामने व्यर्थ की बकवास कर रहा है। महाराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने उससे पूछा, तुम वह जीव मुझे दिखा सकते हो? इस सवाल का जवाब भोनू झा को देते नहीं बना और वह सिटपिटाया सा महाराज के सामने खड़ा रहा। महाराज गुस्से में तो थे ही। उन्होंने आदेश दिया कि इस मूढ़ को ले जाकर कैद खाने में डाल दो। जिस समय भोनू झा को कारावास में डालने का आदेश महाराज दे रहे थे, ठीक उसी समय गोनू झा दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने महाराज के आदेश को सुन लिया और महाराज के सामने खड़े भोनू झा को भी पहचान लिया। गोनू झा को समझते देर नहीं लगी कि आज भी अपनी धुनकी में भोनू झा को ही भूल कर बैठा है। गोनू झा को देखकर महाराज ने पूछा, क्यों पंडित जी, ये आदमी आपका भाई है? गोनू झा ने कहा, जी हाँ श्रीमान, ये मेरा भाई है, मगर बात क्या हुई है? आप इतने नाराज क्यों हैं? महाराज ने गोनू झा को सारा किस्सा कह सुनाया। गोनू झा महाराज के सामने हंस पड़े और बोले, महाराज, भोनू ने तो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण बात बताई है। इसने बाजार जाते समय सड़क पर खरगोश देखा। खरगोश या खरहा यदि झाड़ियों में दिखे तो अचरज की बात नहीं। खरगोश शर्मीला प्राणी है। बाजार की चहल पहल वाली सड़क पर खरगोश दिखना विस्मयकारी है। हाथी जैसा खरगोश, इसने इसलिए कहा कि खरगोश उसी तरह संवेदनशील और बुद्धिमान जानवर है जिस तरह की हाथी। शेर जैसी आंखें बताकर इसने आपको यह बताना चाहा कि शेर जैसी सूक्ष्मभेदी दृष्टि खरगोश की भी होती है। किसी भी कन्या के बाल कोमल होते हैं और खरगोश के भी। कोयल की आवाज़ जैसी खरगोश की आवाज़ बताकर इसने आपको यह बताने की कोशिश की कि कोयल की आवाज़ यदा कदा ही सुनने को मिलती है। बसंत ऋतु के समाप्त होने के बाद तो कभी कोयल की कूक सुनाई ही नहीं पड़ती। खरगोश भी मूक प्राणी है। महाराज, इसने बिंबों के माध्यम से लाक्षणिक भाषा का उपयोग करके आपके सामने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि वह भी बुद्धिमान है और शब्दों को अपने ढंग से अर्थ दे सकता है। महाराज समझ गए कि गोनू झा अपने अनुज की तरफदारी कर रहे हैं और भोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि आखिर किन कारणों से महाराज गोनू झा को इतना महत्व देते हैं। महाराज ने भोनू झा को बरी कर दिया और गोनू झा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बात करने की कला तो पंडित जी कोई आपसे सीखे। महाराज की बात सुनकर गोनू झा भी मुस्कुराने लगे।
धान का चढ़ावा। ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन वह मनुष्य के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। उसे मनुष्य के भाव, मनुष्य की आस्था से ही सरोकार है। ये मन्नत और चढ़ावा की बातें मेरी समझ से परे हैं। गोनू झा अपने दरवाजे पर गांव के बड़े बुजुर्गों को समझा रहे थे। दरअसल मिथिलांचल में उस वर्ष धान की फसल अच्छी हुई थी। खेतों में धान नहीं, सोने की बालियां मचल रही थीं। गोनू झा के गांव में ही सोने सी चमकती धान की बालियों ने ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर रखा था। गांव वाले इसे ईश्वर की कृपा मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भगवान गांव वालों पर प्रसन्न है, जिसके कारण उनके गांव में धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। गांव वाले एकजुट होकर धनकटनी के समय अच्छी फसल के लिए उत्सव मनाना चाहते थे। धान की अच्छी फसल के लिए सर्वप्रथम वे भगवान से फसल की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से मन्नत मांगना चाहते थे। प्रायः प्रत्येक ग्रामीण ने भगवान को अच्छी फसल देने के लिए कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। कौन भगवान को क्या चढ़ाएगा, किसके घर से भगवान के लिए क्या चढ़ावा आएगा, इसकी एक सूची तैयार कर ली गई थी। मगर इस सूची में गोनू झा का नाम नहीं था, इसलिए गांव के बड़े बुजुर्गों का एक जत्था उनके पास आया हुआ था, ये कहने के लिए कि वे भी अपना नाम इस सूची में दर्ज करा लें तथा वे भगवान को क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे यह लिखा दें। मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। वे इन बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं थे और वे ग्रामीणों को कर्मयोग की शिक्षा देने में लगे हुए थे। गोनू झा अपनी बात कहे जा रहे थे, देखिए आप सभी बड़े हैं, मेरे लिए पिता समान हैं। मैं आप लोगों की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर यह चढ़ावा और मन्नत वाली बात रहने दीजिए। वैसे भी पूजा और चढ़ावा तो आस्था की बात है। आपकी आस्था है, आप चढ़ाए, लेकिन इसके लिए मुझे तो क्या, किसी और को भी बाध्य नहीं करें। बुजुर्गों में से एक ने गोनू झा पर फप्ती कसी का, हो गोनू, नास्तिक हो गए हो क्या? गोनू झा ने कहा, कौन कहता है कि मैं नास्तिक हूँ? मुझे ईश्वर में आस्था है। मैं तो इन कर्म कांडों में विश्वास नहीं करता जिसके लिए आप लोग कह रहे हैं। अभी ये आवश्यक नहीं है कि आप चढ़ावा के लिए सोचें या फसल की रक्षा के लिए मन्नत मांगे। आवश्यक यह है कि आप सभी अपने अपने खेतों की रखवाली करें ताकि कोई जानवर इन तैयार फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए। मगर ग्रामीणों का दबाव गोनू झा पर बना रहा और उनसे पिंड छुड़ाने के लिए गोनू झा ने उनसे कहा, ठीक है, जब आप लोगों का यही ख्याल है कि मुझे कोई चढ़ावा चढ़ाना चाहिए तो मैं एक छींटा बांस की टोकरी धान चढ़ावा के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि एक पथिया धान हो। उनकी बात सुनकर ग्रामीण खुश हो गए और उन्होंने समझ लिया कि आज उन्होंने गोनू झा की अकड़ ढीली कर दी। वे प्रसन्न होकर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद गोनू झा ने भी तय कर लिया कि उन्हें इन ग्रामीणों को सबक सिखाना है। उन्होंने अपने घर में धान रखने के लिए एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई, जिसके ऊपरी भाग का मुंह एक पथिया के बराबर था। उन्होंने एक पथिया का पेंदा कटवाकर कोठी के मुंह पर लगा दिया, जिससे लगे कि वहां पथिया ही है, कोठी नहीं। अंततः कटनी शुरू हुई। धान टोकरों में भरकर घरों तक पहुंचने लगे। गोनू झा ने भी अपनी कोठी में अपने खेत का धान सरकाना शुरू किया। गांव वालों को गोनू झा के चढ़ावे की याद आई। ग्रामीणों का जत्था गोनू झा के पास पहुंचा। ग्रामीण देखना चाह रहे थे कि गोनू झा चढ़ावा के लिए धान निकालते भी हैं या नहीं। गोनू झा ने ग्रामीणों को देखते ही उनके आने का कारण समझ लिया और धान से भरे टोकरे को उठाकर पथिया में पलटते हुए कहा, क्या करें भाई, ये पथिया भर ही नहीं रहा है। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, धान पथिया में जाते ही बिला जा रहा है। ये देखिए, अंतिम टोकरा है धान का आप लोगों के सामने। ये देखिए, पथिया में डाला धान और देखिए, धान बिला गया। ग्रामीणों ने देखा। हालांकि वे कोठी की सच्चाई नहीं समझ पाए, मगर इतना समझ गए कि गोनू झा से पार पाना उनके बस की बात नहीं है, सो वे अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गए। इधर गोनू झा कोठी के ऊपर से पथिया निकालकर कोठी का मुंह उसके ढक्कन से बंद करने में लग गए। गोनू झा हुए पराजित। बसुआ यानी वासुदेव। गोनू झा के टहल टिकोला में लगा रहने वाला उनके गांव का एक किशोर बसुआ, जिसका अपना सगा कोई नहीं था। गांव में उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, गोनू झा के खेत के पास। बसुआ दिन भर इधर उधर रहता। किसी ने कुछ करने को कहा, कर दिया। अलमस्त था बसुआ, न दिन की फिक्र न रात की चिंता।
जब थक जाता तो चला आता अपनी झोंपड़ी में। उसे झोंपड़ी कहने की बजाय उसका रैन बसेरा कहें तो ज्यादा ठीक होगा। बसुआ मस्त मलंग की तरह पड़ा रहता, न उधो का देना न माधो का लेना। निश्चिंत रहता बसुआ, किसी की उसे परवाह नहीं थी, न कोई छोटा मोटा न कोई बड़ा, उसकी नज़र में सब बराबर। कोई बच्चा भी उसे किसी काम के लिए कहता तो वह जी मालिक कहकर उसका काम कर देता। कहीं से 2 जून रोटी मिल गई तो खा लिया और चला आया अपनी झोंपड़ी में। यही थी बसुआ की दिनचर्या। एक दिन गोनू झा का हरवाहा बीमार पड़ गया। गोनू झा को अपना खेत तैयार करना था। वे सोचने लगे अब क्या करें। अचानक खेत की मुंडेर पर उन्हें बसुआ दिख गया। वे खुश हो गए। उन्हें लगा कि बसुआ उनका कहना नहीं टालेगा, इसलिए उन्होंने बसुआ को आवाज दी, बसुआ ओ बसुआ। बसुआ ने उनकी आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, पांव लागन मालिक, और दौड़ता हुआ गोनू झा के पास पहुंच गया। गोनू झा ने कहा, बसुआ 2-4 दिन तू मेरा खेत जोत दे, हरवाहा बीमार पड़ गया है, वह ठीक हो जाएगा, तब तक भले ही किसी और काम में लग जाना। बसुआ मान गया। गोनू झा के घर से हल और बैल ले आया और खेत की जोताई में लग गया। गोनू झा दरबार के लिए तैयार होकर अपने खेत की ओर से ही दरबार के लिए निकले। उन्होंने देखा बसुआ तन्मयता के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। मन ही मन खुश होते हुए गोनू झा ने बसुआ को आवाज दी, ओ बसुआ जरा इधर आ। बसुआ खेत के बीच से ही चिल्लाया, आया मालिक, और दौड़ता हुआ गोनू झा के पास पहुंचा और हाँफते हुए पूछा, जी मालिक। गोनू झा ने बसुआ से कहा, देख बसुआ, मन लगा के खेत जोतना, अपना काम समझ के जितना कर सको करना। शाम को दरबार से लौटकर तुम्हें हलवा खिलाऊंगा। बसुआ खुश हो गया और बोला, जी मालिक। इसके बाद गोनू झा दरबार चले गए और बसुआ पूरे उमंग के साथ खेत जोतने में लग गया। जब थोड़ी थकान होती बसुआ गाने लगता, मालिक आएंगे, हलवा लाएंगे, मैं तो जी भर के हलवा खाऊंगा, मस्त होके सोने जाऊंगा। दरबार से लौटते समय भी गोनू झा खेत वाली राह से ही आए। उन्होंने देखा बसुआ खेत जोतने में जुटा हुआ है। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि जितना खेत उनका हरवाहा 7 दिनों में जोतता, उससे कहीं अधिक खेत बसुआ 1 दिन में ही जोत चुका था। गोनू झा घर लौटे। वे अपने साथ बाजार से ही थोड़ा हलवा खरीदकर खेत की ओर आए थे। खेत पहुंचकर उन्होंने बसुआ को आवाज दी, ओ बसुआ, बहुत हो गया, अब कल जोतना, चला हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, तुम्हें भूख भी लगी होगी, जल्दी आ, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेके आया हूं। बसुआ ने दूर से ही देखा। गोनू झा के हाथों में बड़ा सा बर्तन देखकर वह बहुत खुश हुआ और कुएं पर पहुंचकर हाथ पांव धोया, कुल्ला गरारी किया और झूमते हुए गोनू झा की ओर चला, गाते गाते जी भर के हलवा खाऊंगा, तब मैं सोने जाऊंगा। जब वह गोनू झा के पास पहुंचा तब तक गोनू झा ने उसकी ओर वह बर्तन बढ़ा दिया जो उनके हाथ में था। बर्तन जैसे ही बसुआ ने पकड़ा तो उसके वजन से ही बसुआ को लगा कि बर्तन खाली है। बसुआ ने जब बर्तन में झांका तो उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया और उसके मुंह से निकला, यह क्या मालिक, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे हलवा खिलाएंगे। मगर गोनू झा ने बसुआ को बीच में ही टोकते हुए कहा, हलवा ही तो है। बसुआ ने कहा, मगर मालिक, इतना ही, इससे मेरा पेट कहाँ भरेगा। गोनू झा ने कहा, देखो, मैंने तुझे कहा था कि हलवा खिलाऊंगा तो हलवा ले आया तुम्हारे लिए। मैंने यह तो नहीं कहा था कि भर पेट हलवा खिलाऊंगा। अब ज्यादा बकबक मत कर, जो है सो खा ले। बसुआ ने रुआंसा होकर गोनू झा की ओर देखा और कहा, जी मालिक। बसुआ ने हलवा खा लिया और कुएं पर जाकर पानी पिया, फिर बर्तन धोकर गोनू झा को लौटा दिया। गोनू झा बर्तन लेकर जब घर की ओर लौटने लगे तब उन्होंने बसुआ से कहा, कल मैं घर से सीधे दरबार चला जाऊंगा। शाम को जब दरबार से लौटूंगा तब तुम्हारे लिए कुछ मज़ेदार चटपटी चीज़ें लेता आऊँगा, जी भर के खाना। हाँ देख, सुबह से खेत जोतने में ज़रूर लग जाना। बसुआ ने कहा, जी मालिक। गोनू झा चले गए। बसुआ हल बैल लेकर बथान पर पहुंचा आया, फिर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, खलबली मची हुई थी। लोटा भर पानी पीकर किसी तरह बसुआ ने रात बिताई। रात को ही उसने सोच लिया था कि गोनू झा को वह जरूर मजा चखाएगा। दूसरी तरफ गोनू झा बसुआ के काम से खुश थे। उन्होंने सोचा, बेचारा बसुआ दिन भर काम में जुटा रहा, उम्मीद से ज्यादा खेत जोत दिया, लेकिन उसे आज अधपेटा रहना पड़ गया। खैर,
कल उसके लिए कचौड़ी जलेबी लेकर आऊंगा, इतना कि उसका पेट भर जाए। दूसरे दिन शाम को खेत पर जब गोनूजा हाथ में कचौड़ी जलेबी से भरा बर्तन लेकर पहुंचे तो देखा बसुआ एक ही जगह हल बैल चलाए जा रहा है। दिन भर में वह कट्ठा भर जमीन भर नहीं जोत पाया है। हाँ, जितनी जमीन जोता है उतनी जमीन की मिट्टी चूड़ होकर पाउडर की तरह महीन हो चुकी है। गोनू झा को कुछ समझ में नहीं आया कि बसुआ एक ही जगह हल क्यों चलाए जा रहा है। उन्होंने क्रोध में आवाज दी, ओए बसुआ, इधर आ। बसुआ उनकी ओर देखा और चिल्लाकर बोला, आया मालिक। बसुआ हल बैल छोड़कर गोनू झा के पास आने से पहले कुएं पर गया और हाथ पैर धोकर गोनू झा के पास पहुंचा और बोला, लाइए मालिक, मजेदार और चटपटी चीजें, भूख लगी है, खा तो लूं। गोनू झा ने हाथ का बर्तन बसुआ की ओर बढ़ा दिया। बसुआ बर्तन में जलेबी कचौड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और वहीं पालथी मारकर बैठ गया और खाने लगा। गोनू झा उसे खाता देखकर मन ही मन खींच रहे थे। जब बसुआ खा चुका और बर्तन धोकर उन्हें थमाने लगा, तब गोनू झा ने बर्तन लेते हुए बसुआ से पूछा, बसुआ, आज दिन भर में तू कट्ठा भर जमीन भी नहीं जोत पाया, ऐसे ही जोताई होती है? बसुआ ने गोनू झा की आवाज से उत्पन्न आवेश को महसूस किया और तड़क कर बोला, मालिक, आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने तो कहा था खेत जोतूंगा सो जोत रहा था। मैंने यह थोड़े ही कहा था कि सारा खेत जोत दूंगा। गोनू झा को तुरंत हलवा वाली बात याद आ गई और उनका आवेश जाता रहा। बसुआ ने उन्हें एहसास करा दिया था कि दूसरों को गच्चा देने वाले को खुद भी गच्चा खाना पड़ सकता है। बसुआ की मस्त मलंग आवाज से गोनू झा हंस दिए और बोले, बसुआ, सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कल मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगा। बसुआ हंस दिया, मस्त हंसी, और हल बैल लेकर बथान की ओर चल पड़ा। गोनू झा उसे मस्त चाल में जाते हुए देखते रहे। पड़ोसी का पीड़ा। मिथिलांचल में खुशियों की सौगात लेकर आम मंजराए। गांवों में बसंत का आगमन उस साल कुछ ऐसा हुआ कि हर चेहरे पर रौनक बढ़ गई। आसार इस बात के थे कि आम खूब फलेंगे। मंजर बोरियों में बदले, फिर टिकुलों में। टिकुलों ने आम का रूप लिया। मिथिलांचल के हर गांव में बस यही चर्चा थी कि इस बार आम में इतनी कमाई हो जाएगी कि साल भर के खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मगर विधि का विधान कुछ और था। आम अभी तैयार नहीं हुए थे कि जबरदस्त ओलावृष्टि हुई और होने लगी मूसलाधार बारिश तेज झक्कड़ के साथ। गांव दर गांव आम के बगीचों में एक मुर्दनी सी छा चुकी थी। काले बादलों ने गांव वालों की खुशियों को पूरी तरह बक लिया था। बगीचों बगानों में जिन आम के पेड़ों पर हजारों आम दिखते थे, बारिश खत्म होने के बाद वे पेड़ ठूंठ बने खड़े थे। एक साल के बाद फिर आम के पेड़ मंजरों से गदगदाए। गांव के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि इस साल आम की फसल बर्बाद न होने पाए। प्रायः सभी ने अपने अपने इष्ट देवों को चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगी, मगर गोनू झा मौन रहे। जब से गोनू झा को मिथिला नरेश के दरबार में स्थान प्राप्त हुआ था, तब से मिथिलांचल के ग्रामीणों के लिए वे आदर्श बन गए थे। उनके गांव के लोग जब मिथिलांचल के अन्य गांवों में जाते तो गर्व से कहते कि वे गोनू झा के गांव से आ रहे हैं। यहाँ तक कि गोनू झा से जलने वाले लोग भी दूसरे गांव में जाकर उनके प्रशंसक हो जाते थे। ऐसे में गोनू झा के ग्रामीणों में यह उत्सुकता पैदा होना अचरज की बात नहीं थी कि गोनू झा ने आम की फसल को बर्बादी से बचाने के लिए आखिर क्या मन्नत मांगी है। लोग जब कभी गोनू झा से पूछते तो गोनू झा इस प्रश्न को टाल जाते। एक दिन गोनू झा अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर गए थे। नदी के किनारे उनके रिश्तेदार का घर था। नदी से सटे ही उनका बड़ा सा आम बागान था, जिसमें सैकड़ों आम के पेड़ थे। क्या कलमी और क्या बीजू। बीजू आम के लिए उनका बागान पूरे मिथिलांचल में मशहूर था। इस बागान में बिढ़निया, कर्पूरी, सिंदूरी, मिठुआ, सुगंधा जैसे 2500 किस्म के बीजू आम के पेड़ थे। बम्बैया आम के पेड़ों से तो उन्होंने अपने बागान की घेराबंदी ही कर रखी थी। मालदह की कई किस्मों के कलमी आम उन्होंने अपने बागान में लगा रखे थे। गोनू झा के आने पर बहुत खुश हुए उनके रिश्तेदार और उन्हें आम के बागान में ले गए और प्रायः हर आम के पेड़ के बारे में
उन्हें बताने लगे कि इसकी कलम उन्होंने कहाँ से मंगाई। अपने बगीचे में लगे आम के विभिन्न किस्मों को लेकर उनके रिश्तेदार यह गर्वोक्ति भी करने से बाज नहीं आए कि उनके बागान में जितने तरह के आम के पेड़ हैं उतने आम की किस्में तो मिथिला नरेश के बागान में भी नहीं होंगी। उनकी इस गर्वोक्ति से गोनू झा खींच गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। गोनू झा को मौन देखकर उनके रिश्तेदार ने अपनी बात जारी रखी। उसने गोनू झा को बताया कि आम की फसल को वर्षा से बचाने के लिए उसने देवी माँ से मन्नत मांगी है कि आम तैयार होते ही प्रतिदिन 2 आम उनके मंदिर में चढ़ाएंगे। गोनू झा क्या कहते, बस सुधी श्रोता की तरह उनके साथ बागान में टहलते रहे। जब गोनू झा के रिश्तेदार को यह महसूस हुआ कि वे ही लगातार बोलते जा रहे हैं और गोनू झा लगातार चुपचाप उनकी बात सुनते जा रहे हैं मगर कुछ बोलते नहीं, तो उन्होंने गोनू झा से पूछा, आप बताइए पंडित जी, आपने क्या मन्नत मांगी है अपने इष्ट देव से। गोनू झा ने उन्हें बताया, मैंने अभी तक कोई मन्नत नहीं मांगी है। फसल प्रकृति पर निर्भर है। मौसम सामान्य रहा तो आम की पैदावार अच्छी होगी, आंधी बारिश हुई तो आम की फसल प्रभावित होगी, इसमें नया क्या है। मगर उनके रिश्तेदार ने उन्हें कहा, क्या पंडित जी, राज दरबार में आप क्या पहुंच गए कि पूरे नास्तिक हो गए। यह बात गोनू झा को बुरी लगी, मगर उन्होंने अपनी भावना प्रकट नहीं होने दी और कहा, मैंने तो यथार्थ कहा, इसमें नास्तिक या आस्तिक होने की बात ही नहीं है। जब आस्तिक नास्तिक की बात नहीं है तो आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगनी चाहिए ताकि आपके आम की पैदावार भी अच्छी हो। गोनू झा से उनके रिश्तेदार ने कहा। गोनू झा ने उनसे पिंड छुड़ाने के लिए कह दिया, अच्छा चलिए, आम की फसल अच्छी हुई तो हम भी कहीं से कुछ चढ़ा देंगे। गोनू झा के रिश्तेदार प्रसन्न हो गए और गोनू झा ने उनसे विदा ली। संयोग ऐसा हुआ कि इस बार वाकई आम की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के प्रायः हर बागान में आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। आंधी, पानी, झक्कड़ सबसे निजात पाकर आम की तैयार पैदावार गांव के लोगों को भविष्य के सपने बुनने में मदद कर रहे थे। अंततः आम पेड़ों से तोड़े गए, बाजार में पहुंचाए गए। गांव वालों को इतनी रकम मिल गई जिससे पिछले बरस हुए नुकसान की भरपाई भी हो गई, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। एक दिन फिर गोनू झा अपने उसी रिश्तेदार के पास पहुंचे। उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया था कि अपने रिश्तेदार की गर्वोक्ति की वे उनकी ही शैली में जवाब देंगे। असल में मिथिला नरेश ने गोवा से अल्फांसो नाम के आम के कुछ कलम मंगवाए थे। 4-5 कलम गोनू झा को भी उन्होंने दे दिया था। दशहरी नाम के आम के कलम भी प्रयाग से मंगाए गए थे, जिनके 5-7 कलम गोनू झा को महाराज ने दिए थे। अब ये कलमें पेड़ बच चुकी थीं और इन पेड़ों पर आम फल रहा था। इन पेड़ों में जब आम तैयार हुआ तब दोनों प्रजातियों के एक एक आम अपने साथ लेकर गोनू झा अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे और उन्हें ये दोनों आम थमाते हुए कहा, ले भाई, ये 2 आम ज़रा छोटा छोटा टुकड़ा काट के घर के सभी लोगों को प्रसाद की तरह बांट दे। गोनू झा के रिश्तेदार को लगा कि गोनू झा निश्चित रूप से आम की अच्छी फसल के बाद मन्नत पूरा करके आए हैं और प्रसाद बांट रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्यों पंडित जी, अपने भगवान को चढ़ावा चढ़ा लिया क्या? उन्हें इस बात का गर्व हो रहा था कि उन्होंने ही गोनू झा को भगवान से मन्नत मांगने के लिए प्रेरित किया था। गोनू झा ने उन्हें जवाब दिया, अभी कहाँ भाई। उनके रिश्तेदार ने अपने घर के लोगों को आवाज़ लगाई, अरे कुछ लाओ पंडित जी को बैठने के लिए। घर से एक बच्चा हाथ में पीढ़ा लिए आया और गोनू झा के निकट रख गया। गोनू झा ने पीढ़ा हाथ में उठा लिया और रिश्तेदार की ओर देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तो आखिर कुछ मिल ही गया। यह कहते हुए वे पीढ़ा लेकर नदी की तरफ दौड़े। उनका रिश्तेदार पहले तो हतप्रभ सा रह गया, मगर जब चैतन्य हुआ तो गोनू झा के पीछे वह भी दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने आवाज़ लगाई, अरे क्या हुआ पंडित जी, क्यों दौड़ रहे हैं? गोनू झा ने दौड़ते दौड़ते हुए कहा, अरे कुछ की तलाश में था और कुछ मिल गया, अभी मन्नत पूरी करके आता हूँ। तब तक नदी का किनारा आ गया। गोनू झा ने पीढ़ा नदी में उछाल दिया। छपाक की आवाज़ गोनू झा के रिश्तेदार ने सुनी। वह कुछ समझ नहीं पाया। गोनू झा के करीब आने पर हाँफते हुए उसने गोनू झा से पूछा, क्या हुआ? गोनू झा ने संयत होते हुए कहा, आपके साथ इसी जगह पर नदी मैया से मैंने मन्नत मांगी कि कहीं से कुछ ज़रूर चढ़ाऊंगा। बहुत जगह गया, कहीं कुछ नहीं मिला।
अब भाग्य देखिए, आपके घर आते ही आपने कुछ मंगा दिया और मैंने नदी मियाँ को कुछ चढ़ा दिया। इस तरह मन्नत पूरी हो गई। गोनू झा का रिश्तेदार उनका मुंह देखता रह गया। समान वितरण व्यवस्था। एक दिन मिथिला नरेश के दरबार में एक साधु आया। नरेश ने उनकी आवभगत की, श्रद्धा से कर जोड़े, आशीष ग्रहण किया। साधु ने बताया कि वह चारों धाम का भ्रमण करके लौटा है। मिथिला में अपने यजमानों को प्रसाद बांटता हुआ महाराज के पास उन्हें और उनके दरबारियों को प्रसाद देने की इच्छा से वह वहां आया है। प्रसाद वितरण तक ही वह वहां रुकेगा, उसके बाद विदा हो जाएगा। साधु ने महाराज को अपनी थैली से निकालकर 4 बताशे दिए और कहा, राजन, ये 4 बताशे चारों धाम के प्रसाद हैं। इनका समान वितरण यहाँ दरबारियों के बीच होना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि प्रसाद सबसे पहले आप ही ग्रहण करेंगे। महाराज विस्मित भाव से अपनी तलहट्टी पर पड़े 4 बतासों को थोड़ी देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन 4 बताशों का सभी दरबारियों के बीच समान वितरण कैसे हो सकता है। अंततः उन्होंने एक वृद्ध दरबारी को बुलाकर 4 बताशे दिए और बोले, आप बुजुर्ग हैं, आप ही इन बताशों का समान विवरण करें। वह दरबारी कुछ कह नहीं पाया। उसकी भी स्थिति महाराज जैसी ही थी। जिस तरह महाराज की समझ में कुछ नहीं आया था, उसी तरह इस वृद्ध दरबारी की समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर कैसे इन 4 बताशों को सभी दरबारियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद साहस करके उस वृद्ध दरबारी ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे ऐसी युक्ति स्मरण नहीं जिससे इन 4 बताशों को सभी दरबारियों में बराबर बराबर बांटा जा सके। महाराज, मुझे क्षमा करें और यह कार्य किसी अन्य को सौंप दें। महाराज ने कई दरबारियों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी दरबारी इस काम के लिए राजी नहीं हुआ। दरबार में बैठा काना नाई, जो गोनू झा से बैरभाव रखता था, हठात अपने आसन से उठा और महाराज से कहने लगा, महाराज, यह कार्य इस दरबार में केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह और कोई नहीं। हमारे दरबार के सबसे गुणी व्यक्ति गोनू झा जी हैं। आप यह कार्य उन्हें सौंपे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। महाराज काना नाई की कुटिलता भांप गए। गोनू झा ने भी समझ लिया कि काना नाई ने इस कार्य को असंभव मानकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया है। इस बात को भांपते ही गोनू झा के होठों पर मुस्कान तैर गई। महाराज ने गोनू झा की तरफ देखा ही था कि गोनू झा अपने आसन से उठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ महाराज, मैं इस प्रसाद का सभी दरबारियों में समान वितरण करूंगा, आप आदेश दें। महाराज ने उन्हें बुलाकर बताशे दे दिए। गोनू झा ने श्रद्धापूर्वक अपनी अंजुरी में बताशे लिए और महाराज से विनीत स्वरों में बोले, महाराज, कृपा कर एक माठ, मिट्टी का बड़ा घड़ा, जल, दरबार में उपस्थित लोगों की गणना के बराबर, मिट्टी के कुल्हड़, एक बोतल गुलाब जल और एक पसेरी चीनी की व्यवस्था यथाशीघ्र करवा दें। गोनू झा की मांग तत्काल पूरी करने का निर्देश महाराज ने दे दिया। थोड़ी ही देर में सारी वस्तुएं दरबार में आ गईं। गोनू झा ने चीनी पानी से भरे माठ में डाल दिया, फिर उसमें गुलाब जल की बोतल खोलकर सारा गुलाब जल उड़ेल दिया। फिर उन्होंने एक करछुल की मांग की, करछुल भी आया। एक आदमी को गोनू झा ने माठ के पानी में डाले गए चीनी को हिलाकर पानी में घुलाने का निर्देश दिया। दरबारीगण आंखें फाड़े सारी गतिविधियां देख रहे थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोनू झा आखिर करना क्या चाहते हैं। थोड़ी देर तक दरबारियों की विस्मित निगाहों का गोनू झा आनंद उठाते रहे। अंत में उन्होंने अपने हाथ से चारों बताशे को एक एक कर पानी में डाल दिया और ऊंची आवाज में बोले, महाराज, अब यह पूरा माठ बताशे के शरबत से भरा हुआ है और शरबत केवल शरबत न माना जाए। यह चारों धाम का प्रसाद है। अपने दोनों हाथों में एक एक कुल्हड़ शरबत लेकर गोनू झा महाराज के पास आए और बोले, साधु महाराज की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले प्रसाद आप ग्रहण करें। दूसरा कुल्हड़ उन्होंने साधु की ओर बढ़ाया और बोले, आप इस राज्य के शुभ की कामना रखते हैं, तभी महाराज को प्रसाद देने के लिए पधारे। आप हमारे अतिथि हैं देवता समान, इसलिए यह प्रसाद आप भी ग्रहण करें। इसके बाद समस्त दरबारियों में कुल्हड़ में शरबत बांटा गया। गोनू झा ने भी शरबत पिया। अभी शरबत पीने पिलाने का दौर चल ही रहा था
कि साधु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, राजन, जिस राज्य में ऐसा गुणी आदमी मौजूद है उस राज्य में हमेशा श्रीवृद्धि होती रहेगी। साधु आशीष देता हुआ वहां से चला गया। दरबारी मुक्त कंठ से गोनू झा की प्रशंसा कर रहे थे और काना नाई जल भुनकर खाक हुआ जा रहा था। गोनू झा और सच्ची गप। बात उन दिनों की है जब गोनू झा राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वह गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी हीरन और फीरन नाम के दो ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वह किसी को भी छूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू झा को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो वह घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपए की आवश्यकता थी तो 20 रुपया उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वह मिठाई खाते तो भरपेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तौल कर ले ली। अब भी वह मुड़े ही थे कि सामने हीरन फीरन खड़े थे। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने कहा। आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेच कर आया हूँ। अच्छा, गांव चल रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं, आप भी बैठकर चल पड़े। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर यह तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? गोनू झा ने पूछा। अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, हीरन ने कहा। रात भर खेतों से धान की बालें बीन बीन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा चलो तो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो हीरन फीरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सकें। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सकें। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उठाए गिरे। तो फिर भैया चैन की बात क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है। फीरन बोला। तुम भी कहो। देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह के भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप्प हाँक लें। गप्प हाँकने में तो गोनू झा बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तो शुरुआत हीरन ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप्प हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख लें। गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ही है। ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पें सुनाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि गप्प तो गप्प होती है, सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप्प को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है। उन्हें क्या जरूरत है गोनू झा की गप्प को झूठी बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करो फीरन। फीरन ने कुछ देर सोचा और अपनी गप्प तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थीं, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थीं। भाई, गोनू झा ने कहा, यह तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने तो यह भी सुना है कि फीरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। हीरन ने भी गप्प की पुष्टि की और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फीरन की गप्प तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा था। अब हीरन की बारी थी। अब तुम बोलो हीरन भाई, गोनू झा ने कहा। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप्प हाँकूंगा। हीरन ने कहा,
बात तब की है जब सूत काता जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था, और जब सर्दियां आई तो फीरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। बिल्कुल ठीक, गोनू झा ने कहा। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बंधती थी। हाँ, फीरन ने भी पुष्टि की। बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। बड़ी मुश्किल से जान बची सबकी। हिरन की भी गप्प पुष्टि के साथ समाप्त हुई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूंगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है, क्यों नहीं सुना, हमारे बुजुर्ग बताते थे। दोनों ने हामी भरी। पर यह नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। वह एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फीरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। हिरन के परदादा के कंबल को वहीं धूप में उठाकर सुखाते थे और तह करके रखते थे। हाँ जी, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। हाँ, यह भी हमने सुना है। दोनों ने फिर पुष्टि की। तो भैया, फिर तो वह भी सुना होगा जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ते से नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लाए थे अपने सिर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना? गोनू झा ने पूछा। बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। बताया था, आज तक याद है। और तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया। बहुत कठिन दिन थे। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और नवाब के धान वापस कर दिए। पर तुम्हारे दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिद्धार गए। तब से वह धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वह कर्ज चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में किसी माई के लाल का कलेजा न हुआ कि वह कर्जा चुका दे। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो। अभी भी समय है, कर्जा चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन बहुर जाएं। गोनू झा ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों को आरोप लगा दिया था, यह सब झूठ है। दोनों ने प्रतिवाद किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ, शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप्प को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100-100 रुपए देने थे ना। लाओ। दोनों का मुंह उतर गया। क्यों उन्होंने तैश में आकर उस गप्प को झूठी बताया? बेचारे को अपनी जेब में रखे 100-100 रुपए निकाल कर देने पड़े। कहाँ तो खुश थे कि आज गोनू झा की मिठाई खाई है, और कहाँ खुद उनके वागजाल में फंस गए। गोनू झा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए। हिरन फीरन लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। गोनू झा मरे, गांव को पढ़े। ये कहानी गोनू झा के गांव की है। उनके गांव में भी बहुत बड़े वाले रहते थे। कई लोग उनकी चालाकी से जलते थे, मगर मुंह पर उनके पंखे बने फिरते थे। गोनू की छठी बुद्धि को शक था कि ई लोगों के प्यार में कुछ झूठ छिपा है। बहुत दिन से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेने का प्लान बना रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्हें तुरंत फिट कर देते, मगर उन्हें तो अपने घर वालों की बातों में भी मिलावट की बात आती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबको एक बारी चेक किया जाए। बहुत सोच विचार के गोनू एक दिन सुबह उठ गए नहीं किए। सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को जरा अंदेशा हुआ। गई जगाया तो ईका, आही रे दैया, रे बाप। झा जी के मुंह से तो गाज पोटा निकला हुआ था और बेचारे बिछौना से नीचे ईगो कोना में लुढ़के पड़े थे। ओझाइन तो लगी कलेजा पीटकर वहीं चिल्लाने। बेटा भी मां की आवाज सुनकर बाबू के कमरे में आया। नजारा देखकर ऊ का कलेजा भी दहल गया।
ऊहो लगा फफक फफक कर रोए। इधर ओझाइन कलेजा पर दुहत्थी मार मार कर चिंघाड़ रही थी। उधर बेटा कहे जा रहा है कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस हमरे बाबूजी को लौटा दे। ये महादुखद खबर सुनकर गोनू से उनके मरने पर अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी लगे दोनों जने झाजी के बेटा को समझाए। हाँ, बड़े प्रतापी आदमी थे, पूरे जवार में कोई जोर नहीं। अब विध का यही विधान था। उधर जिंदगी भर झाजी का चिलमची रहा अकलू हज्जाम औरत माहौल में ज्ञान बांट रहा था। करनी देखो मरनी बेला, देखा गोनू झा जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसा ही छटपट में अपना प्राण भी गया, सारा भोग बाकी रह गया। सरपंच बाबू ओझाइन को दिलासा दिए। झा जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, सीधे सरक गए हैं। अब इनके पीछे रोने पीटने का कोनो काम नहीं है। कुछ रुपया पैसा रखे हैं तो गोदान करा दीजिए, बैकुंठ मिलेगा। उधर मुखिया जी गोनू के बेटे को बोले, जल्दी करो भाई, घर में लाश ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, ऊपर से मौसम भी खराब है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गांची में भेज दिया है पेड़ काटने, जल्दी से लेके चलो। फिर दो आदमी झाजी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे, लेकिन गोनू झा की कदकाठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाजा उतना ही छोटा था। अपना जिंदगी में तो झाजी झुककर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग बाहर करिए नहीं पा रहे थे। तभी मोहन बाबू कड़क कर बोले, अरे सुरजा बढ़ई को बुलाओ, दरवाजा काट देगा। सूरज तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर भी हो गया। तभी झाजी का बेटा बोल पड़ा, रुको हो सूरज भाई, बाबूजी तो अब रहे नहीं, ऊ बड़ा शौक से ई दरवाजा बनवाए रहे, इका कांटे से ऊ की आत्मा को भी तकलीफ होगा। अब तो ऊ दिवंगत होए गए, शरीर तो उनका रहा नहीं, सो उनका पैर बीच से काट कर छोटा कर दो, फिर आराम से निकल जाएंगे। हूं करके सूरज बढ़ई जैसे ही झाजी के घुटना पर आरी भिड़ाया कि गोनू झा फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं। ऊ तो हम तुम सब लोगों का परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरे के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलुआ हज्जाम, सूरज बढ़ई और उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया। आखिर सबकी कलई जो खुल गई थी। गोनू झा तो नकली मर के असली जी गए, लेकिन तभी से ई कहावत बन गया कि गोनू झा मरे गांव को पढ़े, मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है। गोनू झा की चतुराई। मिथिला नरेश की सभा में उनके बचपन का मित्र प्रदेश आया था। नरेश उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की। अचानक मित्र की नजर दीवार पर लगे एक चित्र पर गई। चित्र खरबूजे का था। मित्र बोला, कितने सुंदर खरबूजे हैं, वर्षों से खरबूजे खाने को क्या, देखने को भी नहीं मिले। अगले दिन मित्र ने यही बात दरबार में दोहरा दी। मिथिला नरेश ने दरबारियों की तरफ देखकर कहा, क्या अतिथि की यह मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं की जा सकती? सारे दरबारी, मंत्री, पुरोहित खरबूजे की खोज में लग गए। बाजार का कोना कोना छान मारा, गांवों में भी जा पहुंचे। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसते कि इस सर्दी के मौसम में खरबूजे कहां। जब सब थक गए तो एक दरबारी ने व्यंग्य से कहा, महाराज, अतिथि की इच्छा गोनू झा ही पूरी कर सकते हैं। सच है, इनके खेतों में इन दिनों भी बहुत सारे रसीले खरबूजे लगे हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा की तरफ देखा। नरेश की आज्ञा मानते हुए गोनू झा ने कुछ दिन का समय मांगा, फिर कुछ उपाय सोचते हुए दरबार से चले गए। कई दिन बीतने पर भी गोनू झा दरबार में नहीं आए। पुरोहित ने कहा, कहीं डरकर गोनू झा राज्य छोड़कर तो नहीं चले गए। एक सुबह जब मिथिला नरेश अपने मित्र के साथ बाग में टहल रहे थे तो गोनू झा कई सेवकों के साथ आए। सबने मिथिला नरेश को प्रणाम किया। सेवकों के साथ लाए टोकने जमीन पर रख दिए, उसमें खरबूजे थे। ये देख नरेश खुश हो उठे। उनके मित्र ने कहा कि आज वर्षों बाद इतने अच्छे खरबूजे देख रहा हूं। मिथिला नरेश ने सेवकों से छुरी और थाली लाने को कहा तो गोनू झा बोले, क्षमा करें महाराज, हमारे अतिथि ने कहा था कि वर्षों से खरबूजे नहीं देखे, इसलिए ये खरबूजे खाने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। ये मिट्टी के बने हैं। नरेश सहित सभी दरबारी गोनू झा की चतुराई पर दंग रह गए। गोनू झा की चतुराई पर मित्र भी जोर से हंसा। वाह गोनू झा, समझो हमने खरबूजे देखे ही नहीं, खा भी लिए। मिथिला नरेश ने
गोनू झा को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम देते हुए उसको शाबाशी दी कि तुम सचमुच इस दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारी सूझबूझ से आज मेरे मित्र की इच्छा पूरी हो सकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।